नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी में मची खींचतान और विवादों की। बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले खींचतान दिख रही है। देहरादून के रायपुर में हुए विवाद के बाद विधायक उमेश शर्मा काऊ हाईकमान के दरबार में पहुंच गए हैं। उमेश शर्मा ने दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की। साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मिले। मंत्री धन सिंह रावत के साथ उमेश शर्मा काऊ का विवाद हुआ था। साथ ही कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ भी काऊ का विवाद है, जिसके बाद शिकायत लेकर काऊ दिल्ली में नेताओं से मिले। और चुनाव नजदीक आए तो बीजेपी में मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं खुलकर सामने आने लगी है। इसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो विपक्ष को बैठे बिठाए अब मुद्दा मिल गया है। रविवार को रुड़की में कैबिनेट मंत्री यतेश्वरानंद की मौजूदगी में विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों और मेयर गौरव गोयल के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। मुद्दा था शिलापट से मेयर के जरिए विधायक का नाम हटाने का। इससे एक दिन पहले देहरादून के रायपुर में मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में विधायक उमेश शर्मा काऊ और पार्टी पदाधिकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। विधायक ने सरेआम औकात दिखाने की धमकी दे डाली तो मंत्री को भी खरी खोटी सुनाई। पार्टी की किरकिरी हुई सो अलग। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और संगठन उसमें, मैंने आज घर में देखा, संगठन ने उसकी जांच बैठा दी है और कोई भी बात हो तो बंद कमरे में होनी चाहिए। वास्तव में संगठन उसकी चिंता कर रहा है। बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी में जूतम पैजार मची है। ऐसे में अब पार्टी अध्यक्ष कहते हैं अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। उमेश शर्मा काऊ के जो विवाद हुआ उसमें जांच बिठाई गई है। रुड़की में सामान्य था कि एक जनप्रतिनिधि का नाम नहीं था, तो सामान्य उसने कहा कि मेरा नाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और किसी भी प्रकार का अनुशासन का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं है। जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित रहती है। हालांकि एक तरफ पार्टी जांच की बात कहती है तो वहीं विधायक उमेश शर्मा काऊ शिकायत लेकर दिल्ली दरबार पहुंच गए और पार्टी के दावे उन्हीं के विधायक ने तार-तार कर दिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पार्टी में ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्योंकि अभी हम जो एक खबर देख रहे थे उसमें अब जो नेता हैं उनको बोलते नहीं बन रहा है, क्योंकि सार्वजनिक तौर से इस तरह से नेताओं का आपस में भिड़ना अच्छा संकेत तो नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नील, और जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार मुद्दा बना रहा है, बीजेपी पर हावी है। और बीजेपी की एक कोशिश है, पार्टी संगठन की एक कोशिश है कि इस बात को किसी भी तरह से अब आगे हवा न मिले, क्योंकि अगर इसी तरह से मामले सामने आते रहे, अन्य विधायकों के साथ ये मामले होते रहे, तो इससे पार्टी की जो छवि है उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए पार्टी इस पूरे मसले पर गंभीर है। और जिस तरह से रायपुर में जब उमेश शर्मा काऊ वाला मामला हुआ तो पार्टी ने तत्काल प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जांच बिठा दी। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को इसकी जांच सौंपी है और उनसे कहा गया है कि 10 दिन के भीतर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंचे, उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य नेताओं से भी बातचीत की। जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा कि किस तरह से उनके साथ यहाँ पर राज्य में, क्योंकि काऊ लंबे समय से इस बात को कहते रहे हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। भेदभाव का मतलब यह है नीलू कि काऊ उन विधायकों में से शामिल हैं जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और ये बात लगातार बीजेपी के अंदर और बाहर भी ये बात उठती रही है कि जो विधायक 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, या तो बीजेपी उनको आज तक एडजस्ट नहीं कर पाई, या उनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की रीति नीति के साथ आज भी तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, और उनमें से उमेश शर्मा काऊ भी एक है। क्योंकि रायपुर में जब ये विवाद हुआ था तो उमेश शर्मा काऊ वहाँ पर मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी और उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे उनकी मौजूदगी को देखकर भड़क उठे थे। और पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है, खासकर उमेश शर्मा काऊ के जो समर्थक हैं उनको ये भी आशंका है कि जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो श्रीनगर विधानसभा सीट को छोड़कर रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यही कारण था कि काऊ एकदम वहां पर मौजूदगी देखकर बिल्कुल, तो सुनील कह सकते हैं कि जो भी अंदर खाने तलखी है
आपसी विवाद है नेताओं के बीच में, उसको दूर करना अभी ही बहुत जरूरी है क्योंकि सामने चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से खबर, जहां पर राजधानी में बारिश हो रही है। देहरादून में देर रात तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की चेतावनी दी है। 3 दिन भारी बारिश की ये चेतावनी है। आज भी कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से तरबतर राजधानी दिखाई दे रही है। और सीएम का कार्यक्रम है। जी हां, कोविड को लेकर वर्कशॉप है। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य संवाद 2021 का आयोजन सीएम धामी कार्यक्रम में इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें विभागीय समीक्षा करेंगे सीएम धामी। अलग अलग विभागों की समीक्षा होगी। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक भी होने वाली है। तो सीएम का कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य संवाद 2021 का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। विभागीय समीक्षा करेंगे, साथ ही अलग अलग विभागों की समीक्षा के साथ ही शाम 5 बजे सचिवालय में एक बैठक भी होनी है। और अल्मोड़ा में बीजेपी की जन आशीर्वाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान शहर में रोड शो निकाला गया। सीएम ने रामचंद्र कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया और कई घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि वो अल्मोड़ा को रेल से जोड़ने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि अपर और लोअर माल रोड को जोड़ा जाएगा। अल्मोड़ा में सीवर लाइन की घोषणा की। जागेश्वर मेले को राज्य के मेला भी घोषित किया गया। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं और जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं और जो हम हल कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा आगे का जो हमारा प्लान है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सभी लोगों का जगह जगह, जिस शहर में भी जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, गाँव मोहल्लों में जा रहे हैं, सड़कों पर, हर जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, छात्रों का, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। हम जनता के बीच में जाके आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपका प्यार और स्नेह जिस तरह से बना हुआ है ये बना रहना चाहिए। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का पहला फेज पूरा हो गया। रुद्रपुर में रोड शो के बाद कांग्रेस नेताओं ने जनसभा की, जिसमें सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है। अब प्रदेश की जनता ने सरकार को हटाने का मन बना लिया। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं को तलवार भेंट की गई, तो हरीश रावत को स्थानीय नेताओं ने गदा भेंट की। हरीश रावत ने परिवर्तन यात्रा को सफल यात्रा करार दिया है। 4 दिन की अभूतपूर्व रूप में सफल परिवर्तन यात्रा रही है। परिवर्तन की केवल यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, एक परिवर्तन के विचार का सैलाब भी सारे राज्य में फैला है, सारे मंडल में फैला है और जनता ने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा से परिवर्तन की भावना से जोड़ा है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज भारतीय जनता पार्टी ने आंख खोलकर देख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेताओं की आंख निश्चित रूप में खुली होंगी और बचे हुए 3 महीने के कार्यकाल में इस परिवर्तन यात्रा के आगाज के परिणाम स्वरूप वो कुछ ऐसे फैसले करें जो जनता के हित में हों। निश्चित ही 2022 में सिर्फ हमारे चुनाव ही नहीं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आने जा रहा है। और किसान आंदोलन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड बीजेपी नए विवाद में घिर गई। ये विवाद बीजेपी के आईटी सेल के बनाए गए कार्टून को लेकर हुआ। पोस्टर में हरियाणा और पंजाब में किसानों की हालत को दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन गलती ये हो गई कि हरियाणा में भी किसानों को पीटते हुए दिखाया गया, जहां बीजेपी की सरकार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस सरकार में किसान पिटते हुए दिखाए गए। वहां की सरकार को चैन से बैठे हुए दिखाया गया, जिसे किसानों की कोई फिक्र नहीं है। यानी उत्तराखंड बीजेपी किसानों के बहाने घेरना तो कांग्रेस को चाहती थी, लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार होते हुए किसानों को पिटता दिखाकर पार्टी खुद सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्टून जारी किया है, सबसे पहले तो वो अपनी पोल खोल रहे हैं। हरियाणा में लाठी लिया पुलिस वाला, वो लाठी बरसा रहा है और कार्टून से आप क्या बताओगे? कार्टून तो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने किस प्रकार से एसडीएम कह रहा है कि किसानों का सर फोड़ो, जब तक खून नहीं निकलेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि सिर फूटा। ये हरियाणा में हो रहा है।
और चार धाम के कपाट बंद होने में अब सिर्फ 60 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इसे अफसरों का मिसमैनेजमेंट ही कहेंगे, जो सब कुछ होने के बावजूद यात्रा का प्लान तैयार नहीं कर पाए और करोड़ों श्रद्धालु बस इंतजार करते रह गए। चारधाम यात्रा का लंबा वक्त बीत चुका है और अगले करीब 60 दिन में दर्शन हो पाएंगे या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 8 सितंबर को चारधाम यात्रा में दर्शन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद दर्शन शुरू हो सकेंगे। जो भी उसके पैरामीटर्स हैं हमने सब तैयार कर लिए हैं, वैक्सीनेशन हो गया है तीर्थ पुरोहितों का, तो सारे काम हमने कर लिए हैं। तो जो भी आवश्यकता होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े चिंतित हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि जल्दी ही यात्रा खुले। कोविड की दूसरी लहर के बाद जून में तीरथ सरकार ने दर्शन शुरू करने का प्लान बनाया, लेकिन कोविड को लेकर टूरिज्म, हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अधूरी तैयारियों ने सरकार की तैयारी पर पलीता लगा दिया और इसी बात का खामियाजा देश विदेश के उन करोड़ों हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है जो जीवन में एक बार दर्शन से लेकर पितृकर्म के लिए चार धाम आना चाहते हैं। और इसी मिसमैनेजमेंट पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अपने आप को हिंदू पार्टी दर्शाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तराखंड में काबिज है, अब तक पूरे देश के लाखों श्रद्धालु जो हर वर्ष यहां आते हैं दर्शन के लिए, एक भी श्रद्धालु को यहां दर्शन नहीं करा पाई है। ये सिर्फ उनके कुप्रबंधन और गलत नीतियों का परिणाम है। उत्तराखंड में 2019 में करीब 32 लाख यात्री तो 2020 में करीब 3,10,000 यात्री चारधाम आए, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले अफसर इस बार दर्शन के लिए ठीक से तैयारी नहीं कर पाए और बचे हुए करीब 60 दिन में कब दर्शन शुरू हो पाएंगे, ये फैसला भी कोर्ट पर टिका है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब खबर बाजपुर से, जहां पर एसडीएम कार्यालय में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब नव नियुक्त एसडीएम राकेश तिवारी ने वकीलों को एक बैठक के दौरान मिलने से मना कर दिया। इससे वकीलों में आक्रोश देखने को मिला और वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही वकीलों ने एसडीएम द्वारा लगाई जाने वाली अदालतों का बहिष्कार कर दिया। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी साइबर ठग बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगों के खातों से पैसे को ट्रांसफर करते थे। पकड़े गए 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और एक हरिद्वार का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बैंक कर्मियों की पहचान की जा रही है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कुछ लोग हैं जो साइबर ठगी का काम करते हैं, तो उसको भी इसके साथ साथ ब्रेक किया गया है। जो बैंकों में जो खाते अनयूज्ड खाते रह जाते हैं, उनकी सूचनाएं निकाल के उन सूचनाओं पे सिम को ट्रांसफ़र करा के और फिर ऑनलाइन ठगी का काम करते हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क इसमें बैंक के कर्मचारी हैं। हाँ, इसमें बैंक कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, उनकी भी हम लोग अभी पहचान कर रहे हैं और जल्दी उनकी कुछ अरेस्टिंग्स में की जाएगी। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते देख लेते हैं हेडलाइंस।